नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी प्यारे बच्चों का एग्जाम टाइम एकेडमी विथ अखिलेश सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्लास 12th के बच्चों के लिए लगी है। क्लास 12th में यानी इंटर के जो बच्चे हैं, उसमें जिन लोगों ने भूगोल विषय को चुना है, भूगोल जानते हैं कि बहुत ही अच्छा विषय है और ये आपको बहुत आगे तक की तैयारी में बहुत काम आता है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भूगोल विषय को चुना है उनके लिए आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास जो उनके टॉप सिलेबस में रखा गया है, प्रथम इकाई में टोटल 8 चैप्टर हैं और 8 चैप्टर में से 8 चैप्टर तो नहीं, लेकिन 4 चैप्टर का बहुविकल्पी जा रहा है। देखिए, थंबनेल में 2 चीजें लगी हैं, बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न जो आपसे पूछे गए हैं, मैंने आपके सिलेबस को देखा है, आपके परीक्षा के पैटर्न को देखा है, तो वो मात्र 1 लाइन का आंसर लिखा गया, 8 से 10 शब्द उसमें हैं और जितनी व्याख्या मैं करूंगा उससे आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, उससे जो कुछ भी मैं बताऊंगा उससे अति लघुत्तरी प्रश्न भी आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि 8 प्रश्न आपके बहुविकल्पी आएंगे और 8 अति लघुत्तरी आएंगे। अति लघुत्तरी जिसका आंसर 1 लाइन में देना है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको यही अति लघुत्तरी के बहुविकल्पी के माध्यम से अति लघुत्तरी भी बता दूंगा, ताकि आपका समय जो एग्जाम टाइम का चल रहा है बेहद महत्वपूर्ण, आप लगे हैं दिन रात कि नंबर आ जाता बहुत अच्छा, यूपी में टॉप कर जाता। और मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो समझ नहीं पा रहे हैं और नहीं कुछ आते हुए भी, ठीक है, बहकावे में आकर ये समझ में ले रहे हैं कि नहीं मैथ और साइंस पढ़ने से, ठीक है, उनका नाम बनेगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बिल्कुल भी मैथ और साइंस नहीं जानते, वो भी मैथ और साइंस पढ़ रहे हैं। इस बीच आप जान लीजिए कि आप यदि आर्ट का विषय यानी मानविकी का विषय भूगोल चुने हैं और आप अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है, पढ़ने लिखने में रुचि है आपकी, तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाला भविष्य आपका उज्जवल है और निश्चित ही आपके हाथ सफलता लगेगी। बस आप जुड़ने का प्रयास करिएगा एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर से, क्योंकि मैं आपको अर्थशास्त्र और भूगोल बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा। इसी सब्जेक्ट में मेरी महारत है, ठीक है, अर्थात दोनों में मैंने नेट और जेआरएफ किया है और सफलता भी पाई है। ठीक है, तो बच्चों आज से आप इंटर बोर्ड के भूगोल को 2 या 4 क्लास में पूरी तरह से, जो आज और कल में चली जाएगी, ठीक है, पूरे प्रश्न को मैं हल करा दूंगा और समझ के साथ आपकी टोटल चिंता ही मिट जाएगी। बस आप क्या करना है, इसके एवज में आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हाथ से ही मैंने लिखा है, आपके लिए बहुत मेहनत की है, क्योंकि जो मेरे यहाँ टाइप करते थे उनकी थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, वो चले गए हैं घर, वो नहीं है, तो मैंने लिखा है अपने हाथ से। ठीक है, तो लिखावट पर बहुत नहीं जाना है, अपने प्रश्नों को देखना अध्यायवार और उसको हल कर लेना है। तो आइए शुरू करते हैं आपके जीत के लिए आपके ही चहेते सब्जेक्ट भूगोल के प्रश्नों का अध्ययन। ठीक है, देखिएगा जो इसमें, हाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि थंबनेल लगाने के चक्कर में थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम सब समझ लेंगे सारी दिक्कतों को। देखिए, पहले अध्याय, जो पहला अध्याय आपका है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, आपको एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग में पढ़ा दूंगा, कोई समस्या नहीं है। आकाश वहां से लाइट जलाओ, ठीक, हाँ ठीक है। तो देखिएगा, इस तरह से आपके प्रश्न लगे हैं। आप पहले क्या करिएगा, एक पेन और कॉपी ले लीजिए, अपने आंसर को टिक करिए, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि मेरे कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है ना जी, हाँ, मेरी तैयारी कितनी है। तो पहला क्वेश्चन लगा हुआ है कि मानव भूगोल के जनक या पिता कौन है। तो आपको मैं बताया हूं, ठीक है, ये बताता ही रहता हूं अगर कभी क्लास लगी होगी तो, क्या कि
कि मानव भूगोल के जनक कौन है। सबसे पहले आप अपना आंसर लगाइएगा, इसके बाद मैं आपको बताता हूं। आंसर आपने लगा लिया होगा, ठीक है। ये रेटजल है। कौन है? रेटजल। कौन है? रेटजल, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, रेटजल। क्लियर? देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है मानव भूगोल का प्रथम ग्रंथ एंथ्रोपोजोग्राफी लिखा है। मतलब पहला ग्रंथ मानव भूगोल में जो पहली किताब आई थी वो किसने लिखी थी? ब्लास ने लिखी थी, कुमारी सैंपुल ने लिखी थी, कुमारी चर्चिल सैंपुल इनका नाम है, रेटजल ने लिखी थी, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको ये भी पता होगा, आपने आंसर लगा लिया होगा कि जब जनक है यही रेटजल, तो इन्होंने ही इस किताब को लिखा है। कौन? एंथ्रोपोजोग्राफी। अगर आपसे पूछा जाए एंथ्रोपोजोग्राफी डायरेक्ट किसने लिखा है, तो रेटजल ने लिखा है, ठीक है। मजा आएगा आपको, बस ध्यान देने की जरूरत है बस, ठीक है ना जी। आइए इसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो जब आप पढ़ेंगे, चूंकि भूगोल को भी, ठीक है, इन तमाम सारी चीजों से जाना गया है, ठीक, किससे? यात्रियों का विवरण के द्वारा, प्राचीन मानचित्र के द्वारा और प्राचीन महाकाव्य के द्वारा। जबकि चंद्रमा से प्राप्त चट्टानी पदार्थों से भूगोल को नहीं, क्योंकि भूगोल का मतलब है तब पृथ्वी का अध्ययन, चंद्रमा का अध्ययन नहीं, पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है। तो इसमें यही नहीं पूछा है। ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा, ये नहीं को बड़े ध्यान से देखिएगा, नहीं पूछा है। तो इस प्रश्न का आंसर आपके कौन सा हो जाएगा? ये वाला सी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मानव भूगोल का उपागम, अप्रोच, ठीक है। हाँ, देखिएगा, क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन या अन्वेषण व वर्णन। तो आपको जब ये पढ़ाया गया होगा, बहुत बेहतरीन ढंग से बताया गया होगा, तो जल्दी से आंसर करिएगा। तो इसमें आपको आएगा क्या कि मानव भूगोल का उपागम कौन सा नहीं है? मात्रात्मक क्रांति नहीं है। कौन सा नहीं है? मात्रात्मक क्रांति नहीं है, ठीक है। हाँ, जल्दी से आप आंसर को लगाइए और देखते चलिए कितने ऑप्शन आपके गलत हो रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि कौन आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है? आर्थिक भूगोल से कौन संबंधित नहीं है? कृषि भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल। आर्थिक भूगोल मतलब जिसका मेन उद्देश्य अर्थ को प्राप्त करने से है, उस भूगोल के बारे में पूछ रहा है। तो कृषि भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल या चिकित्सा भूगोल। तो देखिएगा, कृषि भूगोल भी अर्थ से संबंधित है, आर्थिक क्रिया से, ठीक है। और आर्थिक भूगोल से विपणन भी आर्थिक भूगोल से संबंधित है, पर्यटन भी आर्थिक भूगोल से संबंधित है, लेकिन चिकित्सा ये जो है आर्थिक भूगोल का भाग नहीं है, ठीक है ना जी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट 5 के बाद छठा क्वेश्चन कि मानव भूगोल के अध्ययन का उपागम नहीं है। मानव भूगोल के अध्ययन का उपागम क्या नहीं है? प्रादेशिक उपागम, प्रतीकात्मक उपागम, व्यवहार परक उपागम या मानवतावादी उपागम। तो आप जहां पढ़े होंगे, जिसने भी पढ़ाया होगा, क्यों? क्योंकि ये क्लास YouTube पर अभी जाएगी और केवल यूपी बोर्ड के जितने बच्चे, ठीक है, चाहे वो आजमगढ़ जिले को हों, चाहे किसी भी जिले को हों, यूपी के 75 जिलों से ये बच्चे देख रहे होंगे, जो भी यूपी बोर्ड की इंटर की परीक्षा में बैठने वाले होंगे। तो आप सभी जानिएगा कि आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, बस केवल ध्यान से पढ़िए। तो जहां भी जिसने पढ़ाया होगा आपको बताया होगा कौन सा भूगोल? प्रतीकात्मक भूगोल, इसका उपागम नहीं है। बाकी प्रादेशिक, व्यवहार परक और मानवतावादी, ये सभी इसके उपागम है। कह रहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो आप जानते हैं
बहुत ही प्रसिद्ध, ठीक है, एक भूगोलवेत्ता रही हैं जो रैटजल की शिष्या हैं। अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं ये, लेकिन रैटजल की शिष्या हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है? कुमारी चर्चिल सैंपुल। क्या नाम है? कुमारी चर्चिल सैंपुल, ठीक है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। अस्थिर की जगह कभी कभी गतिशील पृथ्वी लिखता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा है कि नौ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? नौ निश्चयवाद, देखिएगा, फेब्रे ने नहीं, इन्होंने संभववाद प्रस्तुत किया था। ग्रिफिथ टेलर ने, हाँ यही ग्रिफिथ टेलर इसका आंसर होगा, आप लगा लिए होंगे। नौ निश्चयवाद, इसी को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। और जान लीजिए रैटजल का संबंध किससे है? रैटजल का संबंध नियतिवाद से है, नियतिवाद से। क्लियर? आगे बढ़िए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि ये आप बार बार देख लीजिएगा, जितनी बार देखेंगे उतना आपको कंफर्म होता जाएगा। क्लियर? कह रहा है कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? प्रकृति की सर्वोच्चता में कौन सी, मतलब प्रकृति को ही सब कुछ मानकर कौन सी संकल्पना चलती है? संभववाद नहीं, पर्यावरण निश्चयवाद, नौ निश्चयवाद या प्रत्यक्षवाद। तो इसका आंसर होगा पर्यावरण निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद का मतलब ये है कि प्रकृति को ही वो सब कुछ मानती है, और यह प्रकृतिवाद या नियतिवाद या निश्चयवाद कौन दिया था? रैटजल की संकल्पना है। उनकी शिष्या जो कुमारी चर्चिल सैंपुल है, ये भी इसी को मानने वाली है कि प्रकृति जैसा चाहता है मनुष्य उसी तरह से होता है, उसकी क्रिया, उसके क्रियाकलाप उसी तरह के होते हैं। बात भी सही है, लेकिन एकदम से सही नहीं है, ठीक है ना जी, क्योंकि मानव ने हर जगह प्रकृति को छेड़ा है और अपने जैसी अनुकूल परिस्थितियां बना ली हैं। देखिए गर्मी में एसी का मजा ले रहा है, ठीक है ना जी, तो वो क्या है? प्रकृति की अनिवार्यता है वहां? नहीं, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं को का योग है। किसका विचार है ये परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? आप जल्दी से बताइए, क्या हर्बर्टसन की है, हार्टशोर्न की है, रैटजल की है या सैंपुल की है? सॉरी, तो आप पढ़े होंगे ये परिभाषा किसकी है? रैटजल की है। ये परिभाषा किसकी है? रैटजल की है। याद रखिएगा, रैटजल पहला ही चैप्टर आएगा कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र को लिखिए। तो मानव भूगोल को परिभाषित कर लीजिएगा, और ये 2-3 परिभाषाएं जो चर्चिल की हो या रैटजल की हो याद कर लीजिएगा लिखते हुए, और जो कुछ भी मानव ने बनाया है इस धरती पर, ठीक है, सब कुछ देखते जाइएगा, सब कुछ लिखते जाइएगा, ठीक है, वही मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। चाहे वो यातायात हो, चाहे जनसंख्या हो, चाहे सामाजिक संबंध हो, ये सभी मनुष्य ने बनाया है पर्यावरण की सहायता से, ठीक है ना जी। हाँ, चाहे आर्थिक भूगोल है, चाहे कृषि भूगोल हो, समझ में आ रही बात? ये जो कुछ भी दिखेगा धरातल पे, भूगोल जोड़ते हुए उसको लिखते जाइएगा। सब कुछ मानव के क्रियाकलाप उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। कह रहा है कि संभववाद के जनक कौन है? संभववाद के जनक कौन है? क्योंकि इन्होंने ही निश्चयवाद के बाद संभववाद दिया था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, हर जगह संभावनाएं हैं, हर जगह संभावनाएं हैं। तो कौन थे? क्या रीटर थे, टेलर थे, फेब्रे थे, या कोई नहीं था? तो ये थे फेब्रे। कौन थे? फेब्रे महोदय ने दिया था संभववाद को। आगे देखिए, अगला है कि मानव भूपृष्ठ की उपज है, वह उसकी हड्डियों, तंतुओं, मस्तिष्क तथा आत्मा में प्रविष्ट मिलती है, ठीक है। भूपृष्ठ मतलब कह रहा है कि मानव भूपृष्ठ मतलब धरातल, क्रस्ट की उपज है, और ये मिट्टी जो है मानव के कहाँ? हड्डियों में, तंतुओं में, यानी स्नायु जो बनी है, मस्तिष्क तथा आत्मा में प्रविष्ट यानी मिलती है, दिखाई देती है। कथन किसका है? तो ये कथन भी नियतिवादी समर्थक किसका? अमेरिकी भूगोलवेत्ता कुमारी चर्चिल सैंपुल का है। आप लगा लिए होंगे और 100% आप अपने आंसर को सही लगा लिए होंगे, ठीक है। आगे है, कह रहा है कि सर्वत्र संभावनाएं हैं, कहीं अनिवार्यताएं नहीं है। नहीं, ठीक, मानव इन संभावनाओं का स्वामी बनकर इनके उपयोग का निर्णायक है। कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह भी संभववाद की परिभाषा है,
ठीक है, संभववाद की परिभाषा है और ये परिभाषा दिया कौन? फेब्रे ने। कौन दिया? फेब्रे ने। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 13वां कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र में शामिल है। उप क्षेत्र कह दे या क्षेत्र कह दे, दोनों बात बराबर है, आप जान लीजिएगा। तो ये सभी मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीति भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ये सभी क्या हैं? मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। तो इससे आपका विस्तृत आंसर भी क्लियर हो जाएगा, बस आप देखने का प्रयास करेंगे तब। ठीक है ना जी? हाँ, ये सभी लिख देंगे तो आपके क्या होंगे? विस्तृत आंसर भी हो जाएंगे। ठीक, तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर सही होगा। उपयुक्त सभी। कह रहा है कि 14वां क्वेश्चन, रुको और जाओ निश्चयवाद, इसी को नव निश्चयवाद भी कहते हैं। मैंने यही लिख दिया है। नव निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? देखिए, आप अगर मैं समझ रहा हूं अवतार की सीरीज लिए होंगे, एक आध क्वेश्चन उसमें गलत दिया है। क्या? नहीं, राजीव प्रकाशन में एक आध क्वेश्चन के आंसर गलत दिया है, उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, मैंने उसको सही कर दिया यहां पर। ठीक, मैंने क्वेश्चन वहीं से बनाया लेकिन सही करके बनाया है, और उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए होंगे, जो क्वेश्चन दोहराए गए हैं उसको मैंने नहीं लिया है। आप इतना ही ध्यान से देखेंगे, आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो आप जान गए होंगे, आप लगाए हैं कौन? टेलर, ग्रिफिथ टेलर इनका नाम है पूरा। कौन सा? ग्रिफिथ टेलर। ठीक। नियतिवाद या निश्चयवाद के जनक हैं कौन? शैम्पुल, ब्रून्स, रीटर, रेटजल। तो अभी मैंने आपको बताया था कौन है? रेटजल है। कौन है? रेटजल है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसको कहा जाता है? बी डाल डीला ब्लास को कहा जाता है। बी डाल डीला ब्लास को कहा जाता है। देख लीजिएगा, इन्होंने ही मानव भूगोल को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, इसलिए इनका नाम इसके साथ जुड़ा है। ठीक, कह रहे सांस्कृतिक भूगोल के जनक हैं। सांस्कृतिक भूगोल के जनक, इन्होंने मानव भूगोल में संस्कृति को यानी सभ्यता को भी महत्व दिया था। ठीक है, ये कौन है? हंटिंगटन है। नो, इनका मेन हिसाब किताब जलवायु से है। रेटजल नहीं। कार्ल शावर, कौन है? कार्ल शावर। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपके पूरा मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र समाप्त हुआ। इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके 100% सही होंगे। आप केवल 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा। इसी तरह से फिर अर्थशास्त्र का 2 दिन में मैं हल करा दूंगा। ठीक है, नागरिक शास्त्र, ये 3 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। आपके दिमाग से डर नाम की चीज हट जाएगी। बस केवल आप बने रहिए। कौन से चैनल पर? एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर, या नाम थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया, एग्जाम टाइम एकेडमी। ठीक ना जी? आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए। यदि आपके कोई सुझाव हैं कि सर ये नहीं समझ में आया भूगोल में, अर्थशास्त्र में ये नहीं समझ में आया, तो उसको भी आप कमेंट में बताइएगा और उसको सही किया जाएगा। ठीक है, उसको 100% समझा दिया जाएगा। क्लियर? हाँ। देखिए, अध्याय दूसरा आपका है, आ गया। पहला अध्याय समाप्त हो गया। आपको मजा आया कि नहीं आया? कितने प्रश्न पहले अध्याय से सही हुए, ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लियर? कह रहा है अध्याय दूसरा जो आपका है, देखिए, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक है? ठीक है, एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका। तो जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक अगर किसी महाद्वीप में है तो किस में है? एशिया महाद्वीप में है। किस में है? एशिया महाद्वीप में। आप पहले आंसर लगा लीजिएगा, इसके बाद सही या गलत काटिएगा। ठीक ना जी? कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या मतलब दूर दूर जनसंख्या जहां हो ऐसा क्षेत्र नहीं है। तो देखिए, आटाकामा, ये आटाकामा का मरुस्थल है, चिली में है। मरुस्थल में जनसंख्या विरल ही होती है, ये तो सही है। कह रहा है भूमध्य, अच्छा,
हाँ, भूमध्य रेखी प्रदेश, भूमध्य रेखी प्रदेश में जलवायु जानते हैं 2 से 4 बजे के बीच रोज वर्षा होती है और वहां क्या प्रत्येक दिन वर्षा होती है। क्लियर? इसलिए वहां पर रहने लायक परिस्थितियां नहीं है, घने जंगल पाए जाते हैं, रेप्टाइल किस्म के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत कम लोग रहते हैं, तो वहां भी विरल है। ध्रुवीय प्रदेश भी रहने लायक नहीं है, वहां भी लोग विरल हैं। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो वहां इन सबसे घनी आबादी है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। क्या? ऑप्शन आपका डी। क्लियर? लगा लीजिएगा। अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या है? रूस, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। अगर इसकी बात करेंगे, जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें अगर बात करेंगे आप, तो उसमें आपका यूएसए है, ये यूएसए, ठीक है, हाँ ठीक है, यूएसए है, इसका मतलब नहीं है कोई, ठीक है, यूएसए मतलब अमेरिका की बात कर रहा है। रूस, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें सही होगा आपको यूएसए। क्लियर? फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप सबसे घना बसा है? सबसे अधिक घनी आबादी किसमें, घनत्व किसका अधिक है? तो देखिए, अगर घनत्व की बात करेंगे तो सबसे घना बसा है कौन सा? सबसे घनत्व की बात करेंगे तो यूरोप सही होगा। कौन सा? यूरोप। सबसे घना, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप सबसे घना बसा है? तो यूरोप महाद्वीप। समझ में आई बात? हाँ। फिर अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश मतलब सबसे अधिक जनसंख्या किसमें है? ठीक है, भारत, यूएसए, चीन और ब्राजील। तो अगर चीन ऑप्शन में है तो चीन सबसे अधिक जनसंख्या है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। चीन पहले स्थान पर, उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है? भारत है। क्लियर? अब देखिए आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जमघट है। विश्व का सबसे बड़ा जमघट मतलब सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? दक्षिण पश्चिमी एशिया में, पूर्वी यूरोप में, उत्तर पूर्वी अमेरिका में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण पश्चिमी एशिया में। तो इसका आंसर जल्दी से आप बताइए क्या होगा? पहले एशिया को आप देख रहे हैं, एशिया के दुइये जगह जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है, और उसमें तुलनात्मक रूप से पूछा है कि कहां अधिक है। ठीक, तो भारत और चीन देखिए कहां है, भारत और चीन कहां है? दक्षिण एशिया तो बहुत दूर तक फैला है, समझ में आई बात? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में है, दक्षिण पूर्वी एशिया में है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा, क्या सही होगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक, दक्षिण पूर्वी एशिया। क्यों? क्योंकि चीन, भारत, ये सारे देश आप देखेंगे कि दक्षिण और पूर्वी एशिया में है, ठीक है, जापान वगैरह सब। अब देखेंगे अगला कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? जल की उपलब्धता, जलवायु, ठीक है, जल की उपलब्धता, जलवायु। एक ऑप्शन यहां और होना चाहिए, ये डबल बार हो गया है, ठीक है, यहां लिख लीजिएगा धरातल की बनावट, धरातल की बनावट, ठीक है। तो देखिएगा इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या के वितरण को ये तीनों चीज प्रभावित करते हैं, जल की उपलब्धता भी, जलवायु भी और धरातल की बनावट भी, ये तीनों मिलकर किसी स्थान की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। फिर कह रहा है कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा नहीं है, मतलब किसके कारण जनसंख्या परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है ना जी। अब देखिए कह रहा है मृत्यु दर, जन्म दर,
प्रवास या सभी। तो देखिए मृत्यु दर से भी जनसंख्या परिवर्तित होगी और जन्म दर से भी जनसंख्या परिवर्तित होगी। प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान कोई चला जाएगा तो उससे भी आपकी जनसंख्या क्या होगी, परिवर्तित होगी, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। हाँ, वही कह रहे ना कि आपके राजीव प्रकाशन में कुछ प्रश्नों के आंसर गलत दिए हैं, उस पे आप मत जाइएगा। ठीक है, डिस्कस कर लीजिएगा जो भी समस्या आपको आएगी। क्लियर? देखिए ये तो दूसरे कलर से कर लीजिए क्योंकि उसी कलर से मैंने कलर कर दिया ये। हाँ ठीक है, क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण का उपाय है। जनसंख्या नियंत्रण का क्या उपाय है? जन्म दर को नियंत्रित करना, ठीक है। परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, ये भी ठीक है। बहुपत्नी विवाह को प्रोत्साहित करना, ये ठीक नहीं है। बहुपत्नी विवाह को आप प्रोत्साहित करेंगे, जनसंख्या कैसे नियंत्रित होगी? ठीक है, यानी ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों तो सही है लेकिन तीसरा सही नहीं है। कह रहा है किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ठीक है, जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो यूरोप का सर्वाधिक है। ठीक है, यूरोप का जनसंख्या घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। ठीक, फिर कह रहा है कि जनसंख्या आकार देखिए, घना बसा, घना का मतलब सघन, वो भी जनसंख्या घनत्व है। इस प्रश्न का आंसर भी आपकी जो राजीव प्रकाशन है वो किसको देती है? वो एशिया को दे रही है। अगर घना बसा पूछ देगा, घना बसा मतलब घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या किस में है? तो एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक घना बसा मतलब घनत्व पूछने का उसका मतलब है जनसंख्या घना बसा हो या घनत्व, तो यूरोप महाद्वीप सही होगा। दोनों प्रश्न एक ही हैं, वहां आंसर आपकी किताब गलत दी है, मैंने उसको सही किया है। कह रहा है कि जनसंख्या आकार पूछा है, मतलब सबसे कम वाला महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, आकार, छोटा आकार, जनसंख्या छोटा आकार पूछा है, सबसे कम जनसंख्या वाला कौन है? तो यूरोप, अमेरिका, ओशिनिया या उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका है वो, उत्तरी अमेरिका है। तो इसमें देखिए ओशिनिया होगा। ओशिनिया अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया कहा जाता है, अगल बगल के क्षेत्रों को मिलाकर। अच्छा, एक चीज देखिए पीछे, ठीक, थोड़ा सा ऊपर नीचे किया गया होगा तभी ऐसा दिखा रहा। हाँ अब ये आया, देखिए कह रहा है कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है? विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है? बड़े जबरदस्त ढंग से आप इसका आंसर दीजिएगा। 65%, 70%, 75% या 80%। तो देखिएगा इसका आंसर आप लगा लिए होंगे। इसका आंसर है आपका कौन सा? 75%। कितनी जनसंख्या? 75%। क्लियर? 75% जनसंख्या निवास करती है कहां? मैदानी भागों में, सबसे अधिक जनसंख्या। फिर कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है। भारत का जनघनत्व कितना है? जल्दी से आप बताइए। 382, 381, 380 या 385। तो यदि आपने जनसंख्या पढ़ा होगा तो आपको कंफर्म होगा कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है। यदि लिंगानुपात पूछ ले तो जल्दी से बता दीजिएगा कितना है? 943 है। 943 लिंगानुपात। ठीक है, जनसंख्या 382 है, लिंगानुपात 943 है। 943। और साक्षरता कितनी है? 74% है। कितनी है? 74%। भारत की बात कर रहा हूं मैं।
कह रहा है कि सबसे अधिक भारत में जनसंख्या किसकी अधिक है? उत्तर प्रदेश की अधिक। कह रहा है कि 14वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या अधिक है? निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या अधिक? यूएसए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये जो 4 देश दिए गए हैं, चारों में अगर बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? यूएसए की है। किसकी है? यूएसए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं इसको। फिर ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा एक प्रश्न नीचे लिखा गया था इसलिए ऊपर सरकाना पड़ेगा। देखिए, कह रहा कि जनसंख्या प्रवास का प्रकार है। प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जो मनुष्य जाकर बसते हैं उसे ही प्रवास कहते हैं। जैसे आपके यहां से कोई कहां चला जाए, अमेरिका चला जाए, दुबई चला जाए, ओमान चला जाए, कतर, ठीक है, या उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में चला जाए, या उत्तर प्रदेश से एक दूसरा महाद्वीप पर चला जाए, अमेरिका चला जाए, ठीक है, तो इसे हम प्रवास कहते हैं। ठीक है, हाँ, कह रहा है कि क्या है, क्या अंतर महाद्वीपीय प्रवास है, या अंतर प्रांतीय प्रवास है, या अंतरराष्ट्रीय प्रवास है, सभी है। तो जनसंख्या प्रवास के सभी ये प्रकार हैं। ठीक है, या महाद्वीप से महाद्वीप में चला जाए, या देश से देश में चला जाए, या राज्य से राज्य में चला जाए, तीनों क्या है? प्रवास के प्रकार हैं। आगे तीसरा अध्याय आपका आ गया। कौन सा अध्याय? तीसरा। ध्यान दीजिएगा, तीसरा अध्याय आपका है और आप इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, दूसरे अध्याय में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं दूसरे अध्याय में कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसके बाद तीसरा कह रहे मानव विकास। मानव विकास क्या है? ठीक है, मानव विकास देखिएगा, मानव विकास के माध्यम से ही यहां तक पहुंचा है। ठीक है, इसके पहले यह भी एक जीव था, प्रकृति का एक जीव था, लेकिन इसने अपने कला कौशल और बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते करते आज मानव यहां तक पहुंच गया है कि सब पे राज कर रहा है, सभी जीव जंतुओं पर। लेकिन ये विकास के मायने क्या है, विकास को आंका कैसे जाता है, इसी से संबंधित ये चैप्टर है और इसमें सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? मानव विकास को क्या कहते हैं? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसकी संकल्पना सबसे पहले पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दिया था। देखिए कहीं नाम होगा, ये महबूब उल हक ने दिया था। इनका साथ दिया था अमर्त्य सेन और सेंगर नाम के एक अर्थशास्त्री भी थे। ठीक है, हाँ, तो इनका भी नाम जुड़ा है, लेकिन संकल्पना अगर किसने दिया था तो सबसे पहले इनका नाम आएगा। ठीक है, कब दिया था? तो 1990 में। कब दिया था? 1990 में। ठीक है, इसकी अवधारणा HDI को प्रत्येक वर्ष कौन जारी करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको कहते हैं। ठीक, इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट जो जारी की जाती है उसको HDR कहते हैं। क्या कहते हैं? HDR कहते हैं। ठीक है ना जी, चलिए आगे और बताएंगे जब भी आएगा। तो कह रहे कि मानव विकास सूचकांक HDI की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी करता है। कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है। कह रहा है कि मानव विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन। तो जब विकास की बात आए तो उसे हम गुणात्मक परिवर्तन की बात करेंगे, धनात्मक परिवर्तन की बात करेंगे। ठीक है, हाँ, बाकी सभी जैसे वृद्धि भी ठीक है, लेकिन धनात्मक परिवर्तन सबसे अच्छा है, इसलिए यही आंसर हम करके जाएंगे। कभी कभी इस तरह के आंसर आते हैं कि निर्णय लेना थोड़ा कठिन होता है, तब जो सबसे सटीक आंसर होता है उसको हम क्या कर देंगे? मार्क कर देंगे। ठीक, आगे देखिएगा, कह रहा है कि डॉक्टर महबूब उल हक कहां के थे? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तानी वैज्ञानिक थे, शासक थे, या कोई नहीं थे? तो आप जानिए
यह एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, ठीक है, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। कह रहे मानव विकास सूचकांक के आधार हैं क्या? प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के जगह राष्ट्रीय आय भी आप कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, ये सभी, तो ये सभी, ठीक है, तीनों चीजें आती हैं, ठीक। शिक्षा, इसमें अब चार चीज को लेने लगा है। एक होता है कि जीवन पर्यंत शिक्षा, या जो 25 वर्ष आपका निर्धारित किया गया उसमें आपने कितनी शिक्षा ली है, ठीक है। आधारभूत 3 ही थे, अब 4 आने लगा है, क्लियर। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मानव विकास सूचकांक अधिक है? मानव विकास सूचकांक किसका अधिक है, ये बात तो देखिए, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो ये जब का प्रश्न है तब का भी श्रीलंका ही था, और अभी 2024 की जो रिपोर्ट जारी हुई 23-24 में, उसमें भी श्रीलंका सबसे अधिक है। जितने भी देश इसमें दिए गए हैं ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना जी। देखिए आपके लिए हमने बहुत मेहनत की है, तो आप भी क्या करना है, इसको मेहनत से पढ़ना है। कह रहा है कि 2024 में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक था किसका? तो 2024 में वही 23-24 की जो रिपोर्ट आई है, सबसे अधिक नंबर 1 पर कौन था? स्विट्जरलैंड था। दूसरे पर नार्वे है, इसके पहले नार्वे पहले था। तो सबसे 1 पर कौन पहुंच गया है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2024 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? 131वां, 132वां, 134वां या 130वां? तो इसका आंसर होगा 134वां, ठीक है, 134वां, जो करंट रिपोर्ट है 2023-24 की। कह रहा है कि स्वास्थ्य, अच्छा, मानव विकास सूचकांक या मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र है। मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र कौन सा? मतलब मानव विकास हम कैसे आंकते हैं, उसका आकलन कैसे करते हैं? स्वास्थ्य से, शिक्षा से, संसाधनों तक पहुंचने की स्वतंत्रता से। तो सभी से, किससे? सभी से, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सभी के द्वारा मानव के विकास का आकलन किया जाता है। कह रहे एसडीआई में सहयोग के लिए किस भारतीय अर्थशास्त्री को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था? ठीक है, क्या कुरियन को? कुरियन देखिए, वर्गीज कुरियन जो है, वर्गीज कुरियन, ये दुग्ध उत्पादन के लिए जानते हैं। श्वेत क्रांति इनके द्वारा लाई गई थी। एम.एस. स्वामीनाथन जो है, ये भारत में हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति गेहूं से, खाद्यान्न से उत्पादन, मतलब कृषि से संबंधित है। अमर्त्य सेन थे, कौन थे? अमर्त्य सेन। इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स दिया था, कल्याण अर्थशास्त्र, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज 1998 में दिया गया, ठीक है। पहले भारतीय अर्थशास्त्री रहे हैं, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, आगे है कि पॉल स्ट्रीटन ने विकास के कितने कारणों की पहचान की है? ठीक है, तो पॉल स्ट्रीटन जो थे, विकास के 4 कारणों की पहचान की है, और ये आपको पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा। कह रहा है कि मानव विकास का उपागम है कौन सा? आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम। जब इस तरह के प्रश्न आए और सभी दिया हो तो एक जान कॉमन सेंस लगाइएगा, क्या होता है इसका? सभी होता है। क्या होता है? सभी होता है, ठीक है। एसडीआई की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई थी? तो एसडीआई अभी मैंने बताया 1990 में। कब? 1990 में। कौन प्रस्तुत करता है? यूएनडीपी। देखिए 14वां क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक, 14वां क्या, इसका अध्याय 3 का 14वां क्वेश्चन है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक एसडीआई देशों वाला महाद्वीप, सबसे अधिक एसडीआई किस महाद्वीप के देशों की है? यूरोप, यूएसए, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप, इसको ब्लू इकोनॉमिक देश भी कहते हैं, क्योंकि सबसे अधिक आमदनी, सबसे अधिक लोग सुखी, स्वस्थ इसी यूरोप में ही है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ की कम है, ठीक है। कह रहा है कि एसडीआई का प्रमुख घटक आपके ही आसपास देखिए, जहां परिवार छोटा होगा, ठीक,
उनके पास संसाधन बहुत अच्छे होंगे, रहने खाने की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, ठीक है ना जी। और जो हाँ बहुत सारे लड़के बच्चे होंगे, वहाँ की पढ़ाई लिखाई खान पान सब बेकार होगा, ठीक है ना जी। कह रहा है कि एसडीआई का प्रमुख घटक है कौन सा? सतत पोषणीयता, उत्पादकता, समता, सशक्तिकरण, सभी। तो मैंने आपको बताया कि सभी बहुत अच्छा आंसर होता है, लेकिन ध्यान से देखने के बाद ही दीजिएगा, कभी कभी एग्जामिनर चालाक निकल जाता है, ठीक है ना जी। अब देखिए आज का अंतिम अध्याय आपका आ गया, अंतिम चैप्टर ये है, और पहले इकाई का आधा आपको आज पढ़ा दिया जाएगा, करा दिया जाएगा, कल दूसरा चला जाएगा। इसके बाद 30 नंबर के जो बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगे। समझ में आई ना बात? हाँ, 30 यहां से आने हैं, 5 मानचित्र से वो भी मैं बता दूंगा, 35, और सेकंड इकाई से आपके 35, 70 प्लस 30 आपके वाइवा के मिलाकर 100। ठीक, हम लोगों के जमाने में 2-2 पेपर हुआ करते थे, आपके जमाने में 1 पेपर हो रहा है। ठीक, मेहनत करिए, बहुत अच्छा नंबर आएगा। देखिए अध्याय का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं मैं आपको यही, क्योंकि इसके बाद द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ इसी तरह का अध्याय दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको यही क्लियर कर दे रहा हूं कि प्राथमिक क्रियाएं मनुष्य अर्थ के लिए, ठीक है, अर्थ के लिए, धन प्राप्ति के लिए जितनी भी क्रियाएं कर रहा है यहां पर, चाहे वो मजदूरी कर रहा है, चाहे किसानी कर रहा है, चाहे पशुपालन कर रहा है, चाहे किसी उद्योग में लोहा लक्कड़ बना रहा है, चाहे कोयले की खदान में खुदाई कर रहा है, ठीक है, चाहे वो कपड़ा बना रहा है, या पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, या रिसर्च अनुसंधान कर रहा है, ठीक है, ये सभी तरह की क्रियाओं को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भागों में बांट दिया गया है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, अब तो चतुर्थक भी आ गई हैं, पंचम भी आ गई हैं, लेकिन चतुर्थक 3 तो मुख्य थी, चतुर्थक भी उसी में उच्च श्रेणी करके रख दिया, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं क्या, कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं वह आर्थिक क्रियाएं होती हैं जो मनुष्य के जन्म से सीधे प्रकृति से जुड़ी हैं, मतलब मनुष्य उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किया है, सीधे उसका उपभोग कर रहा है, ठीक है। इसमें आपको जानते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले मनुष्य यहां आया तो क्या किया? आखेट या शिकार किया, ठीक है। शिकार अगर स्थल पर किया तो वह आखेट या शिकार कहलाया, पानी में किया तो मत्स्यन कहलाया, मछली पकड़ना, ठीक है, जल जीवों को पकड़कर खाया तो क्या हो गया आपका? आखेट और मत्स्यन। इसके बाद उसके समझ में आया कि भाई जब इन्हीं जीवों को खाना है तो उनको पालना शुरू किया तो पशुपालन आ गया, फिर अस्थाई जीवन शुरू किया तो कृषि आ गई, क्या आ गई? कृषि और खनन। तो ये सब प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं। इसके बाद उद्योग, निर्माण और विनिर्माण, ये द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं हैं। जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे सेवा हो, डाक हो, अध्यापन का कार्य हो, या परिवहन हो, दूरसंचार हो, ये सभी चीजें तृतीयक में आती हैं। चतुर्थक में उच्च श्रेणी की शिक्षा थी, जैसे विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई अनुसंधान कर रहे हैं, तो ये सब उच्च, ठीक है, श्रेणी में आते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं, जज हैं, ठीक है, जजमेंट दे रहे हैं, तो ये सब क्या आती हैं? उच्च श्रेणी में आती हैं। तो मैंने पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया 2 मिनट में। अब जल्दी से आप प्रश्न को कर लीजिए। कहता है प्राथमिक क्रिया है उद्योग, परिवहन, पशुपालन, निर्माण, तो इसका आंसर होगा पशुपालन। क्लियर? प्राथमिक क्रिया नहीं है, नहीं, ध्यान दीजिएगा, विनिर्माण, खनन, कृषि, मछली पकड़ना, तो इसमें विनिर्माण होगा, बाकी सब हैं। कह रहा भूमध्य सागरीय वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय वनस्पतियां ऐसी जगह होती हैं जहां शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल में वर्षा भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में होती है, ठीक है। उसी तरह की जलवायु कहाँ पाई जाती है? भारत में नहीं, भारत में मानसूनी पाई जाती है, चिली में पाई जाती है। कहाँ? चिली में। और यहाँ पर खट्टे और रसदार फल होते हैं, ठीक है ना जी। देखिए आगे हो सकता है क्वेश्चन हो। कह रहा है कि सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किसने किया था? तो सहकारी कृषि का सफल परीक्षण जो किया था वो डेनमार्क ने किया था, ठीक है। सहकारी कृषि का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के खेतों को मिलाकर जब एक साथ सभी लोग कृषि करते हैं
तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। मतलब छोटी छोटी जोत है तो कोई बड़ी मशीन नहीं लग पाएगी वहां पर, तो लोग क्या करते हैं, अपने अपने खेतों को एक में मिला देते हैं और सभी लोग बड़ी बड़ी मशीनों से, ठीक है, पूंजी लगाकर खेती बाड़ी का काम करते हैं और जो लाभ होता है वो सभी लोग अपने अपने खेत के हिस्से के अनुसार बांट लेते हैं। यह इसकी शुरुआत सबसे पहले कौन किया था? डेनमार्क ने किया था, सफल परीक्षण रहा। लेकिन सहकारी कृषि में अति सफल कौन सा देश रहा है? तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड। कौन सा देश? नीदरलैंड सबसे अधिक सफल रहा। करेक्ट। किस भारत में भी इसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि भारत छोटे छोटे, केहू की बिस्सा भर है, केहू की 10 बिस्सा है, केहू के 1 बीघा है, केहू की 10 बीघा है, इसलिए बड़ी बड़ी मशीन नहीं प्रयोग हो पाती हैं। तो किसानों को चाहिए, रकबा तो वही रहेगा, अपना खेत सब लोग मिलाकर सभी लोग खेती करें। कंडीशन ही है कि एक को बिस्सा बटत जात बा। करेक्ट। किस जलवायु में रसदार फल पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, प्रेयरी या मानसूनी? अभी मैंने आपको बताया क्या, भूमध्य सागरीय जलवायु में। शीत ऋतु में वर्षा होती है इसमें। भूमध्य सागरीय जलवायु में किस ऋतु में वर्षा होती है? शीत ऋतु में। मानसूनी में आप जानते हैं ग्रीष्म ऋतु में होती है। कह रहा है कि बागाती फसल नहीं है। बागाती फसल ऐसी फसल जिसके बाग लगाए जाते हो, ठीक है। हाँ, एक ही बार में खत्म नहीं होती है, जिसके बाग लगाए जाते हैं, जिसमें कई 2, 4, 5 वर्षों तक फसल ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? बागाती फसल कहते हैं। उसे रोपण फसल भी कहते हैं। रबर बागाती है, कहवा बागाती, चाय बागाती है। लेकिन मक्का प्रत्येक वर्ष इसको काट लिया जाता है, प्रत्येक वर्ष का 3 महीना में काट लिया जाता है, ठीक है ना जी। हाँ, विश्व के प्रमुख गन्ना उत्पादक देश हैं। जो देखिए वर्तमान में गन्ना उत्पादक सबसे अधिक कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, उसके बाद चीन का नंबर आता है। सबसे अधिक विश्व में गन्ना कौन उत्पादन कर रहा है? भारत। कह रहे रोपण कृषि के अंतर्गत कौन सी फसल आती है? रोपण, फिर वही को, क्या गेहूं नहीं, चावल नहीं, चाय। चाय रोपण या बागाती में आएगी। मक्का भी नहीं है, मक्का भी एक ही साल के अंदर कट जाती है, एक बार में। आगे देखिएगा, कह रहा है कि कहवा के उत्पादन में प्रमुख देश है। कहवा के उत्पादन में कौन सा प्रमुख देश है? तो ब्राजील बहुत दिनों से कहवा के उत्पादन में इसका नाम आता है। कह रहा है कर्तन दहन कृषि, यानी इसी को झूम कृषि आपको पढ़ाया गया है। आपको हाई स्कूल में जबरदस्त ढंग से इसको बताया गया। भारत में अलग अलग देशों में किस किस नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो आप जानिए कि झूम कृषि भारत में कहाँ? उत्तर पूर्वी राज्य, मतलब मेघालय में होती है, असम में होती है, ठीक है। आदिवासियों की कृषि आदिम कृषि इसको कहते हैं। कर्तन दहन श्लेष एवं वर्ण भी कृषि कहते हैं। तो कैसी है कृषि? आदिकालीन निर्वाह कृषि है। कह रहे विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं। तो आपने इसका आंसर, ये 4 ऑप्शन, चूंकि जगह कम थी इसलिए फैला कर लिख दिए गए। कह रहा फजेंटा क्या है? फजेंटा क्या है? ब्राजील में कहवा बागान है, श्रीलंका में चाय बागान है, मलेशिया में रबर बागान है। नहीं, ब्राजील के कहवा बागानों को फजेंटा कहते हैं। ब्राजील के कहवा बागानों को फजेंटा कहते हैं। तो इस तरह से ये आपके 4 अध्याय समाप्त हो गए। 4 अध्याय फिर तुरंत जाएंगे, आप इसको देखिएगा, ठीक। मैं पूरे भूगोल का आपको अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी करा दूंगा, जिससे आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुविकल्पी के माध्यम से ही अति लघुत्तरी सारे गए हैं। यही प्रश्न आपको लिखने के लिए आ जाएगा तो भी आप लिख लेंगे, और यदि टिक लगाने के लिए आ जाएगा तो भी टिक लगा देंगे। तो ये अति लघुत्तरी के साथ साथ बहुविकल्पी भी है, ठीक है, और बहुविकल्पी के साथ साथ अति लघुत्तरी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ में आई बात? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और मन लगाकर पढ़िए, नंबर तो आपको जरूर आने हैं, ठीक है। और एग्जाम टाइम अखिल सर या एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर या एग्जाम टाइम अकेडमी से आप जुड़े तो निश्चित तौर पे आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका एग्जाम शुभ हो और ढेर सारी सफलताएं आपके कदम चूमे। धन्यवाद।